मैं एक 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा भी आया नहीं है, उसको कभी उसे फादर देखने नहीं मिलेंगे, फील करने नहीं मिलेगा फादर का प्यार। मेरा 5 साल का बच्चा है जिसे अभी तक मैंने बताया ही नहीं है कि उसके फादर कहाँ हैं। फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए प्लीज़। बस मैं तो हाथ छोड़ के यही विनती करती हूँ, ऐसे हत्यारे को प्लीज़ प्लीज़ बेल नहीं दीजिए हमारी सुरक्षा के लिए। पंकज नाम के 34 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वजह क्या थी? पार्किंग को लेकर एक डिस्प्यूट। इस तरीके के झगड़े आमतौर पर हो रहे हैं, बट दे डोंट क्रिस्टलाइज इनटू सच अ थिंग दैट यू स्टार्ट हिटिंग समवन विद बुलेट्स। हमारी सोसाइटी वो किस डायरेक्शन में जा रही है कि सड़क पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और लोग घरों के अंदर ही रह गए बस। हो सकता है, देखो जी, एक तो टाइम ऐसा था, 2 बजे का टाइम था, लोगों के एसी चल रहे हैं, हो सकता है उनको पता ही ना चले। लेकिन जिन लोगों को पता चला वो डर के मारे नहीं आए या क्या उनका इंटेंशन था, हम कोई भगवान तो है नहीं, वो क्यों नहीं आए। पार्किंग से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जो आपको ना सिर्फ चौंकाएगी बल्कि आपको डरा भी देगी। दिल्ली की प्रीत विहार से ये खबर आई है। खबर ये है कि पंकज नाम के 34 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, ये मर्डर किया गया है दिल्ली में। दरअसल पंकज नोएडा में रहते हैं, उनके भाई जो हैं पारस वो दिल्ली के प्रीत विहार में रहते हैं। रात के करीब 2-2:30 बजे पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर एक विवाद हुआ, जिसके बाद पंकज नोएडा से यहाँ पर प्रीत विहार अपने भाई की मदद के लिए आई। विवाद बढ़ा और जो पड़ोसी हैं उन्होंने उन्हें रात में गोली मार दी। अब आज हम पंकज की उसी प्रीत विहार वाले घर में आए हैं। यहाँ पर देखते हैं अंदर कि परिवार किस हालत में है, यहाँ पर क्या माहौल है। मैं पंकज की वाइफ हूँ जिनको गौरव शर्मा ने शॉट किया है 20 अप्रैल की रात को 2-2:15 के बीच में। मैं उनकी वाइफ हूँ। मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ थे और अभी ही इज़ इन कंप्लीट शॉक कि वो बोल ही नहीं पा रहे कि क्या हुआ एग्जैक्टली। और वो भी उस टाइम इतने होपलेस हो गए थे कि उनको खुद भी नहीं याद कि एग्जैक्टली कि क्या हो रहा था उनके साथ। बेसिकली जितना मुझे पता है, हम लोग 11:30 बजे बाहर मार्केट से घर आए थे। मेरे हस्बैंड पूरे दिन शॉपिंग कर रहे थे। 11:45 बजे मैं 11:30 बजे घर में, उसे मेरे हस्बैंड कार पार्क करके 11:45 बजे करीब ऊपर आए तो ही वॉज ऑन कॉल। तो मेरे को लगा कि कुछ हुआ है क्योंकि वो थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि किसी से सीरियस बात कर रहे हैं। आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो, तो उन्होंने तब रिप्लाई नहीं किया। तब मैं बस सुन रही थी कि क्या हो रहा है। फिर जब उन्होंने फ़ोन रखा तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पारस भैया का कॉल आया है, नीचे वाला जो टेनेंट है उनको कॉल करके कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मुझे बस इतना ही पता था। तो उसके बाद मुझे इतना पता है कि पंकज ने फिर बात करी भैया से। तो भैया पारस भैया घर पे अकेले थे यहाँ पे। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ आउट ऑफ दिल्ली थे, वो वेडिंग अटेंड करने गए हुए थे। तो पंकज बीइंग अ यंगर ब्रदर उनकी सिर्फ हेल्प के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आया कि भाई के साथ कोई बदतमीज़ी ना हो। तो भैया ने बोला मैं 15-20 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। तो पंकज भी निकल गए कि मैं भाई के पास जाता हूँ। तो बस पंकज निकले हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या नहीं हुआ है। बस उसके बाद मैं कम्प्लीटली पंकज के हर 15-20 मिनट में उनको कॉल कर रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि मैं भाई के पास जा रहा हूँ, भाई और भैया के फ्रेंड भी एक थे उनके साथ, कि मैं उनके साथ हूँ। तो लास्ट वही 1:15-1:30 बजे, फिर 1:45 बजे मेरी लास्ट बात हुई थी, 2 बजने में 10 मिनट पे। फिर पंकज ने मुझे बताया कि मैं भाई के साथ ही हूँ, घर पे ही हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, तो आराम से सो जा। तो मैंने भी कहा ठीक है आप आ जाओ, देख लो अगर सब ठीक है, नहीं तो वहीं पे ही सो जाना। उसके बाद पता नहीं फिर 15-20 मिनट हुए, कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। तो मैं हर 15-20 मिनट में कॉल करती, मैंने 2:10 पे उनको वापस कॉल किया तो उनका फ़ोन नहीं लगा। 1 बार 2 बार 3 बार। आई थॉट कि शायद वो लिफ्ट में होंगे या कुछ होगा, क्योंकि लिफ्ट में फिर जब 5वीं या 6ठी कॉल करी, पूरी बेल गई तो किसी ने नहीं उठाया। फिर पारस भैया ने फ़ोन उठाया एंड ही वॉज क्राइंग ऑन कॉल। तो तब मैं डर गई कि कुछ हो गया है, और उन्होंने कुछ बोला नहीं। ही वॉज जस्ट क्राइंग कि दीदी बच्चे मेरे को 2 मिनट दे। मैं समझ गई कि पंकज के साथ कुछ हो गया, क्योंकि पारस भैया इस क्राइंग। बस उसी टाइम मैं अपने बेटे को लेके नोएडा से इधर आ गई, रेडिक्स मलिक हॉस्पिटल। बस इतना ही था। और जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड वॉज ऑलरेडी डेड।
मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ कि मैं एक 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा भी आया नहीं है, उसको कभी उसे फादर देखने नहीं मिलेंगे, फील करने नहीं मिलेगा फादर का प्यार। मेरा 5 साल का बच्चा है जिसे अभी तक मैंने बताया ही नहीं है कि उसके फादर कहाँ हैं, वो भी अपनी नानी के घर पे है। मैं उसको बता ही नहीं सकती, मैं उसको यहाँ ला ही नहीं पा रही हूँ कि सब लोग रो रहे हैं, वो मुझे रोते हुए देखेगा तो वो बहुत डर जाएगा। इवन उस दिन रात को भी जब पारस भैया रो रहे थे, ही वॉज स्लीपिंग इन माई आर्म्स, तो जैसे मैंने बोला भैया क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग, क्यों, क्या हो गया, तो ही स्टार्टेड क्राइंग सडनली। उसको लगा मैंने कोई बैड ड्रीम देखा ही नहीं। हग मी मम्मा, व्हाट हैपेंड, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, मम्मा मत रो, मुझे डर लग रहा है। तो मैं उस बच्चे को कैसे बताऊं कि उसके सामने कैसे रहूं कि क्या हो रहा है हमारे घर में, मैं तो उसको बता ही नहीं सकती ना। पता नहीं मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, I'm completely clear। अभी तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है, मैं अभी तक वही नहीं समझ पा रही हूँ कि सच में हो गया है या नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता क्या करूँगी, कैसे करूँगी, लेकिन भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, किसी को भी ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जो घटना घटी है, कैसे आपको इसकी खबर मिली? उनका 2:15 बजे ही हमारे पास फ़ोन आया। एकदम से हमने जैसे उठाया तो पंकज के साथ इन्होंने हमें यही बताया कि जल्दी से मलिक हॉस्पिटल आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे आए तो हम सबका खत्म हो चुका था, बहुत मारा उन्होंने, बड़े भाई को भी मारा। हमें तो बस अब यही देखो जी, हम तो यही अपील करते हैं कि इसको बेल बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि हम ये घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। उसको सब हमारा पता है टाइमिंग का या कुछ। प्लीज़ इस तरह से उसको सीधा ही सज़ा ही मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। प्लीज़ बस मैं तो हाथ छोड़ के यही विनती करती हूँ, ऐसे हत्यारे को प्लीज़ बेल नहीं दीजिए, हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे साथ यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हैं, उनसे समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था। तो सर उस रात क्या हुआ था? मैं तो उस रात बाहर था और मेरे बेटे की शादी थी, और नैयर साहब जो इनके फादर हैं पंकज नैयर के, वो भी हमारे शादी में शरीक हुए थे और रात को वहीं थे। 2:20 का ये कांड है जब गोली कांड हुआ, और उसके बाद फ़ोन गया नैयर साहब के पास उनके बेटे का, जो बच गया था, दोनों भाई यहाँ पे थे, कि आज झगड़ा हो गया तो यहाँ पे आप आ जाओ। फिर मेरे को पता चला तो फिर मैंने भी उनका अरेंज कराया, और वो अपनी जिप्सी में बैठ करके, एक गाड़ी हमारे पास और थी, वो फटाफट यहाँ पे पहुँचे। वो जैसे ही यहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि ये तो मर्डर हो गया। ये इतनी शरीफ फैमिली है, नैयर फैमिली जो है अपना व्यापार चलाते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, कोई पुरानी हिस्ट्री ऐसी नहीं है। और जिसने ये गोली कांड किया, इनके ऊपर ही, इसके नीचे अपर ग्राउंड फ्लोर पे ये बंदा रहता था, और एक पार्किंग को लेके इतने गुस्से में आ गया। गुस्से में क्या आ गया, उसका रिकॉर्ड ही ऐसा है, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल टाइप का रिकॉर्ड है, और पहले भी वो 2-4 कांड ऐसे कर चुका है। वो ठीक है, उसको कोई सज़ा नहीं हो पाई या जमानत मिल गई उसको, और लेकिन वो क्रिमिनल माइंड का ही पहले से रहा है। इनको इस बात का आइडिया नहीं था कि ये क्रिमिनल माइंड भी है, और छोटी छोटी बात के लिए इतना गुस्सा हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। पहले भी थोड़ा हल्का झगड़ा हो, समझे ऐसे नॉर्मल होगा कि, लेकिन वो उसने 4-5 गुंडे बुला करके और बदला लेने की नियत से इनके ऊपर हमला कर दिया, गोली चला। ये समझाइए कि ये दोनों फैमिली से सेम बिल्डिंग में ही रहती हैं, ऊपर रहते हैं। अपर ग्राउंड फ्लोर पे ये रहता था, जो किराएदार है गौरव शर्मा, तो उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर पे नैयर फैमिली रहती है। धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं, अब जैसे हम गौरव शर्मा को नहीं जानते, हालांकि मैं RWA में और चौहान साहब RWA में, फ्रॉम द नाउ द RWA, इससे जो एक्स RWA, इफ यू कैन से दैट, तो फॉर 13 or 14 years वी हैव बीन कंडक्टिंग द अफेयर ऑफ द RWA एज वो जैसे गौरव शर्मा यहाँ पर टेनेंट थे, तो टेनेंट्स को आप लोग नहीं जानते? बाद आए हैं ना, उनका अब पता लग रहा है ना, तो उनका टेनेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं हुई। और उनके जो एंटीसीडेंट्स हैं, जो अखबारों से पढ़ने से पता लग रहे हैं कि भाई ही हैड अ वेरी क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, और अखबारों से पता लग रहा है कि ही हैड 2 wives एंड व्हाटएवर इट वाज। अब पार्किंग को लेके तो देखिए, इस तरीके के झगड़े आमतौर पर हो रहे हैं, बट दे डोंट क्रिस्टलाइज इनटू सच अ थिंग दैट यू स्टार्ट
hitting someone with bullets. बट जैसे जो ये कॉलोनी है प्रीत विहार, वन ऑफ द पॉश कॉलोनीज में आती है ये, तो फिर यहाँ पर जो ऐसी घटनाएं हैं पार्किंग को लेकर झगड़े होना आम है या फिर ये ऐसा पहला कोई देखिए, होता इंसिडेंट? क्या है कि जब झगड़े होते हैं पार्किंग को लेके, तो जो आमतौर पे जो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम बड़े लोग आके बीच बचाव कराएं उसमें, है नहीं, जो ओल्ड रेजिडेंट्स हैं। भाई वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट 35-40 ईयर्स। अब जो नए लोग आते हैं आमतौर पे झगड़ा उनका होता है क्योंकि वो दे डोंट नो ईच अदर वेरी वेल। तो हम पुराने लोग आ जाते हैं वहाँ पर, भाई किसी तरीके से, भाई स्पेस की बात है ना, इफ यू कांट कीप योर व्हीकल हेयर देन कीप योर व्हीकल समवेयर एल्स फॉर सम मोर टाइम, तो उस तरीके से बात हो जाएगी। तो ये अब गौरव शर्मा की जैसे बात आई कि भाई टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं है, ही वॉज वेरी न्यू, बट धीरे धीरे अब ये भी पता लग रहा है कि भाई जो उसका लाइफ स्टाइल था वो बड़ा हाई सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल था और उसने कॉलोनी में ही काफ़ी लोगों के परिवारों में जाके घुसपैठ बना ली थी एंड ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद। सोसाइटी में ऐसा रात में झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में, जैसे कि हमने सुना कि उन्होंने अपने भाई को नोएडा से बुलाया, बाकी जो कॉलोनी के लोग हैं वो निकल कर क्यों नहीं आए उनकी मदद करने के लिए कि मतलब हम झगड़े को सुलझाएं? आप अनफॉर्चुनेटली ये समझ सकती हैं इस बात में कि जो इनके नियर एंड डियर हैं वो सब बाहर थे, जैसे हम लोग बाहर थे, ये बाहर थे, तो और वो खुद ही बाहर थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अलोन। तो उसको अब ये समझ में नहीं आया कि भाई मैं किसे फ़ोन करूं। ऑल्दो होना यही चाहिए कि भाई दो घर छोड़ के RWA के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट्स वगैरह रहते हैं और गार्ड्स भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है गार्ड्स। भाई जब गार्ड यहाँ पर हैं, जो ये वाला गेट है आपके गुरुद्वारे वाला, यहाँ पर गार्ड है, मेन गेट पर गार्ड है। अगर गार्ड्स को कुछ तरीके की इस तरीके की अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं तो व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल? गार्ड शुड इन्फॉर्म देयर ओल्ड सुपरवाइजर्स, दे शुड इन्फॉर्म द RWA। जब ये बड़े लोग आएंगे बीच में तो चीज़ें क्रिस्टलाइज नहीं होंगी ना जी। और पास पड़ोस वाले को तो देखो एक दूसरे की हिम्मत से ही आते हैं सब लोग, बट द पॉइंट इज दैट दोज हु आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कॉलोनी विच इज़ द RWA एंड द गार्ड्स, इनका आपस में क्या तालमेल है, ये एक आज की तारीख में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी गार्ड्स पर नहीं डाल सकते ना, जो सोसाइटी के लोग हैं, इतने बड़े बड़े जो घर है, उन घरों में जो लोग रह रहे हैं, एटलीस्ट उनकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि अगर ऐसी सड़क पे आवाजें हो रही हैं, गोली तक चल जा रही है, तो नीचे उतर के तो आ जाए। आपको क्या लगता है जो हमारी सोसाइटी वो किस डायरेक्शन में जा रही है कि सड़क पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और लोग घरों के अंदर ही रह गए बस? हो सकता है, देखो जी, एक तो टाइम ऐसा था, 2 बजे का टाइम था, लोगों के AC चल रहे हैं, हो सकता है उनको पता ही ना चले। लेकिन जिन लोगों को पता चला वो डर के मारे नहीं आए या क्या उनका इंटेंशन था, हम कोई भगवान तो है नहीं, वो क्यों नहीं आए। आपको पता चला कि कोई ऐसा हो जो उस समय नीचे उतर कर आया हो पड़ोसियों में से, ऐसा कोई आपको पता चला? नहीं, ऐसा कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं सर आया? पता चला कि कोई नीचे आया हो। मुझे इतना नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि उस टाइम तो कोई नहीं था। जब ये सब हुआ उस टाइम कोई भी नहीं था, भैया अकेले ही थे पंकज के साथ, कोई भी नहीं था नेबर। और आई थिंक फायरिंग होने के बाद भी कोई नहीं आया कि सबको डर लगा होगा। मैं बस गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि उसको फांसी की सज़ा मिले। किसी की लाइफ लेना इतना आसान नहीं होता। किसी की लाइफ आपने ली है, उसकी पूरी फैमिली पीछे छोड़ गया है, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसका भाई है, उसकी सिस्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट को मतलब किसी की लाइफ इतनी सस्ती थोड़ी है कि कोई किसी को मार दे, उसको 4-5 साल की सज़ा और वो बाहर आ जाए। तो उनको फांसी होनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, उनको फांसी होनी चाहिए। पिस्टल आई कहाँ से? लाइसेंस्ड है, अनलाइसेंस्ड है, मतलब दिल्ली में हो क्या रहा है? कैसे लोग इतनी इजीली पिस्टल लेके घूम रहे हैं? पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? हमारे लॉ का, जुडिशरी का लोगों को डर क्यों नहीं है? यहाँ पे तो बिल्डर फ्लोर्स में या यहाँ पे जैसे हम रेसिडेंशियल एरियाज़ में यहाँ रहते हैं, यहाँ तो हर दिन किसी ना किसी की पार्किंग को लेके लड़ाई हो रही होती है, हर दिन होती है। लेकिन ठीक है, इतने मेजर लेवल तक नहीं होती कि कोई किसी को मार दे। लेकिन ये तो ऐसा हो गया है कि कोई सिस्टम ही नहीं है, लोगों को किसी का डर ही नहीं है, कोई भी किसी को मार दे। दिल्ली और बाकी की जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें पार्किंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एज पर रिपोर्ट्स एक एवरेज कार ओनर हर दिन करीब 20 मिनट से भी ज़्यादा वक्त अपना कार पार्किंग ढूंढने में लगाता है। इसके अलावा कार पार्किंग सिर्फ पार्किंग तक ही सीमित नहीं है, कई बार जैसे कि इस केस में भी ये वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अगेन एज पर रिपोर्ट्स 2021 की अगर हम बात करें, उसमें अगर सिर्फ हम दिल्ली की ही बात करें तो पुलिस के पास पार्किंग से रिलेटेड जो वॉयलेंस के केसेस हैं वो करीब 2000 प्लस रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो ये नंबर बढ़कर हो जाता है 7000 प्लस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इश्यूज पार्किंग से रिलेटेड पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में सॉल्व हो जाया करते थे, वो अब वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं।